Hello everyone, I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to cover the major part of chapter number 18, that is your ESG chapter. बच्चों इस चैप्टर के ऊपर सीए फाइनल के अंदर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज ईएसजी एंड डिजिटल ऑडिट दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आईसीआई ने क्लियर वेटेज दिया हुआ है दैट इन जनरल दे आर गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन एवरी अटेम्प्ट. तो ऑब्वियसली अब इस चैप्टर के अंदर हमको क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए, क्या टेंटेटिव क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड माय मेजर ऑब्जेक्टिव इन दिस शॉर्ट रिवीजन इज जस्ट टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज ताकि विद इन फ्यू मिनट्स आपको एटलीस्ट चैप्टर 18 का कोर पार्ट समझ में आ जाए. टॉकिंग अबाउट द वर्ड ESG, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स. वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट, सेकंड इज कॉल्ड एज सोशल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज गवर्नेंस. तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स है. अब जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, सो बेसिकली एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमको ना इन टुडेस टाइम वी हैव टू गिव अ रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज BRSR रिपोर्ट. वो रिपोर्ट के बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन होगा जहां पर वी हैव टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ एज अ बिजनेस हाउ वी आर इंपैक्टिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हाउ वी आर इंपैक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, दैट इज द सोशल फैक्टर्स, एंड गवर्नेंस को लेकर के, कंप्लायंसेस को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज है हमारे पास में, वो कंप्लायंसेस बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक तरीके से उनके ऊपर एक सेपरेट रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज BRSR रिपोर्टिंग. एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट होता है. आगे डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर, एक ओवरव्यू दिया जाएगा. यहां पर क्लियर है सर, एक बिजनेस का जो आज का ग्रोथ है इट शुड नॉट हैपन एट दैट अ कॉस्ट कि फ्यूचर वाली जो आने वाली जनरेशन है उनके पास ग्रोथ का ऑप्शन ना बचे. इसीलिए आपको एट अ स्कूल लेवल कौन से पढ़ाया होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट मींस आज का डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर. तो ऑब्वियसली उसको लेकर के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स बनाए. पहला वाला है एनवायरमेंटल फैक्टर कि बॉस जो हमारे क्लाइमेट को लेकर के पॉलिसीज है, जो हम एनर्जी का यूसेज कर रहे हैं, वेस्ट या पोल्यूशन को हमारा कंट्रीब्यूशन है, इन सब फैक्टर्स को पहले कैटेगरी में डाला है, पहले पिलर में डाला है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर और एनवायरमेंटल पिलर. ऑब्वियसली इसमें नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पशन वगैरह सब कुछ कंपनी को ख्याल में रखना पड़ता है एंड इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है. सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड एज योर सोशल फैक्टर. अब सोशल फैक्टर में ना व्हाट इज कंपनीज रिलेशनशिप विद द सोसाइटी एट लार्ज, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो यहां क्या बोलेंगे, एज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज योर रिलेशनशिप एंड रेपुटेशन विद पीपल एट लार्ज, विद अदर इंस्टीट्यूशंस, विद कम्युनिटीज जिनसे आप एवरीडे बेसिस पे बिजनेस में इंटरेक्ट करते हो. बिकॉज ऑब्वियसली रिसोर्सेज बिजनेस को कहां से मिल रहे हैं, सोसाइटी एट लार्ज से मिल रहे हैं, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कंज्यूम कौन कर रहा है, सोसाइटी एट लार्ज कर रहा है. तो इसमें लेबर रिलेशन, कंज्यूमर रिलेशन सब कुछ आपका सेकेंड फैक्टर में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सोशल फैक्टर. थर्ड फैक्टर होता है गवर्नेंस एस्पेक्ट. यहां बोला गया है कि एज अ कंपनी जो आपकी पॉलिसीज है, कंट्रोल्स है, ऐसा होना चाहिए दैट यू आर ट्राइंग टू मेक बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस. कोई भी नॉन कंप्लायंसेस नहीं कर रहे होंगे, यू आर कंप्लाइंग विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस, उनको जो रिपोर्ट्स आपसे चाहिए उसको लेके आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस फैक्टर. सो बेसिकली एज अ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स, ESG एनवायरमेंटल पिलर, सोशल पिलर, गवर्नेंस पिलर. अब सर इसके रिगार्डिंग जब हम रिपोर्ट देते हैं, हम जब डेटा देते हैं, हमें डेटा को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों फ्रंट पे प्रेजेंट करना पड़ता है. इसलिए जब ESG पे रिपोर्ट किया जाता है वी इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. अब ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का, तो भाई कंपनी का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है. जैसे फॉर एग्जांपल हर बार एप्पल जब नया प्रोडक्ट बेचने के लिए लॉन्च करता है, अपना नया आईफोन लॉन्च करता है, मैकबुक लॉन्च करता है, मैक मिनी लॉन्च करता है, वो बताने का ट्राई करता है कि कैसे हम कम से कम जो आपके रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल करके कैसे रिसोर्सेज का अपसाइक्लिंग करके कैसे प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज कम से कम हो रहा है. सो आपका स्ट्रेटेजी, आपका जो अप्रोच है वो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया जो आपको रिपोर्ट करना चाहिए. फिर आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच जहां पर आपको कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताने पड़ेंगे दैट ओवरऑल योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनर्जी कंजम्पशन क्या है दुनिया के अंदर, ओवरऑल पोल्यूशन, वेस्ट, कार्बन एमिशंस वगैरह क्या है. इसका थोड़ा क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स या KPIs के थ्रू आपको डेटा प्रेजेंट करना पड़ता है. ये दोनों चीजें ESG रिपोर्टिंग में आती है. अब देखो एग्जाम में ऐसे क्या पूछ सकता है, एक टेबल दिया हुआ है जिस टेबल में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, गवर्नेंस फैक्टर्स के एग्जांपल्स दिए हुए. रिसेंटली एक एग्जाम पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां पे सोशल फैक्टर्स पे क्वेश्चन आया था. उन्होंने सिचुएशन दिया, फैक्टर्स का एग्जांपल दिया और पूछा ये कौन सा वाला पिलर है आपका, आउट ऑफ दीज थ्री पिलर्स हमको सोशल पिलर आइडेंटिफाई करके पॉइंटर्स लिखने थे. आई विल शो यू अ सैंपल क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी. अभी के लिए 2 मिनट रिवाइज करते हैं सोशल फैक्टर्स में. तो कैन आई से ह्यूमन कैपिटल में हमको थोड़ा सा रिपोर्टिंग करना पड़ता है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर पीपल, लेबर मैनेजमेंट इश्यूज को कैसे डील किया
किया है, प्रोडक्ट के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट का सेफ्टी वाला पार्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना अच्छा है कितना बुरा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी कैसी है, डेटा का प्राइवेसी हम कैसे इंश्योर करते हैं। फिर सर स्टेक होल्डर्स के अंदर हम बात करेंगे, वी टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग। ऐसा तो नहीं है आप डायमंड्स बेच रहे हो और डायमंड्स का माइनिंग जिस कंट्री में हो रहा है वहां पे माइनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, कम्युनिटी से गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, तो आपका सोर्सिंग जो है वो क्या नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, मतलब सस्टेनेबल नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, वो चीज देखना पड़ेगा। फिर सर सोशल अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स क्या एक्चुअली कंज्यूमर्स वगैरह के पास में ऑप्शन है टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्या हेल्थ केयर वगैरह का एक्सेस आपके एम्प्लॉइज को, न्यूट्रिशन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए फॉर योर कंज्यूमर्स फॉर योर एम्प्लॉइज। ये सारे फैक्टर्स हमारे कौन से फैक्टर्स में आते हैं, सोशल फैक्टर्स में आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बट देखो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ज्यादा फोकस होना चाहिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे एंड गवर्नेंस फैक्टर्स पे। मैंने ग्रीन के अंदर कुछ चीजों को हाईलाइट किया है कि बेयर मिनिमम आप इतना भी रीड कर लें तो भी आप एटलीस्ट एक 4 मार्क का आंसर लिख पाएंगे। So let's talk about the environmental factor. सबसे पहले climate change important है when you talk about environment। वहां पर हम climate change and carbon emissions 2 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। Natural resources मतलब जो resources nature में available है जो आप यूज कर रहे होंगे, for example water and all that you are using, उसका स्ट्रेस कितना आ रहा है, biodiversity and land usage कितना है आपका, raw material का सोर्सिंग कहां से हो रहा है, वो चीज के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। Pollution and waste के अंदर what about your electronic waste, कोई ऐसा तो नहीं है केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में तो there is a lot of toxic का emissions वगैरह हो रहा है जिसका इंपैक्ट आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा होगा। एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज बेसिकली कितना बेटर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कितना बढ़िया से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब चीजों के ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। दीज आर आवर एनवायरमेंटल पिलर्स। सो एग्जाम में इनमें से कोई एक आध एग्जांपल लेकर के पूछेगा एनवायरमेंटल पिलर्स क्या है, तो आपको थोड़ा क्लाइमेट चेंज एक हेडिंग आना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, पोल्यूशन एंड वेस्ट, 4 हेडिंग पिक किया, एक दो पॉइंट किया, योर आंसर इज डन। सिमिलरली देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी ऑन एनवायरमेंट इज हाईएस्ट, सोशल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, कुछ नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है उनका पे पैकेजेस कितना है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। फिर सर कंपनी की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स वगैरह के अगेंस्ट भी क्वेश्चन रेज किया गया है कि कहीं आप मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई तो नहीं कर रहे हो। रिसेंटली इंडिगो फियास्को जो हुआ है उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क दैट व्हाई गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड व्हाई गवर्नमेंट हैज इनडायरेक्टली अलाउड टू क्रिएट अ मोनोपोली आज की तारीख में, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया का एग्जिस्ट करता है। करप्शन एंड इंस्टेबिलिटी को लेकर के कंपनी का क्या बिहेवियर है। फिर सर टैक्सेशन को लेकर के कंपनी का ट्रांसपेरेंसी, दैट कंपनी कोई ऐसी सब्सिडीज वगैरह बना करके टैक्स अवॉइडेंस करने का ट्राई तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से 3 ब्रॉडर पिलर्स हैं। देखो इंट्रोडक्शन में तीनों का मीनिंग आना चाहिए, व्हाट इज ईएसजी, तीनों का बेसिक मीनिंग, डेटा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एंड रिपोर्टिंग में 3 पिलर्स। इफ आई शो यू अ क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा गया है फॉर योर रेफरेंस के लिए, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन रिसेंटली इन September 25 एग्जाम। देखिए KLM Chemicals and Paints, a manufacturing company listed on stock exchange, they are committed towards ESG transparency। इस रिपोर्टिंग का एक इट प्लेज अ क्रूशियल रोल कि आपको ESG का परफॉर्मेंस बताना चाहिए। कंपनी वांट्स टू अप्लाई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स कॉर्पोरेट पॉलिसी ड्यूरिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट इज कीन टू असेस सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, लेबर रिलेशन। बेसिकली कौन सा पिलर है आपको इन 3 वर्ड से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो पिलर को एड्रेस किया और वो पिलर को आपको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो कहना इसे हमारा सोशल पिलर रहेगा, उसका मीनिंग लिख दिया और उसके एग्जांपल्स लिख करके आपको दे दिए। इसी तरीके से एनवायरमेंटल पिलर जो बहुत आसानी से क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल डैमेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, वेस्टेज हो गया, ये आप आराम से आइडेंटिफाई करके एनवायरमेंटल पिलर्स पे पॉइंट लिख पाओगे। एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस 2 पिलर को फोकस में रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर ESG चैप्टर, जहां पे ESG का मतलब क्या है आपको 3 पॉइंट्स ये पता होने चाहिए, एंड ये बॉक्स में कुछ पिलर्स पता होने चाहिए। आई विल शेयर द PDF ऑफ दिस चैप्टर, तो इन लेक्चर्स के साथ में आपके साथ में PDF भी अपलोड करके रखूंगा ताकि स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दीज रिवीजन सेशंस वो कम से कम समय के अंदर बेटर फायदा उठा पाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट SDGs, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। UN ने क्या किया, अपने सारे मेंबर्स के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs 17 इन क्वांटिटी, एक लिस्ट बनाया कि भाई हर एक मेंबर का, अब UN का इंडिया भी एक मेंबर है, सो एज अ कंट्री व्हेन वी आर एक्सपैंडिंग आवर बिजनेसेस वी हैव टू कीप इन माइंड
दी 17 सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें आपका ESG तीनों पार्ट आ जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, नो पॉवर्टी शुड बी देयर इन द वर्ल्ड, जीरो हंगर होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स एंड अदर देन ह्यूमन बींग्स जो है फॉर एग्जांपल, उन सबका लाइफ बढ़िया होना चाहिए। इन सबके रिगार्डिंग ऐसे 17 गोल्स बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टेक्निकली हर एक कंपनी को रिपोर्टिंग में बताना पड़ता है इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इन सबके कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग कंपनी कैसे हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है और कहीं डैमेज तो नहीं कर रहा है, एक तरीके से आपको रिपोर्ट करना होता है। तो आपको 17 गोल्स है, एक बार आपने रीड कर लेना चाहिए, यू शुड नो दैट पार्ट। मतलब आपको इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट भी सोचना है, एक क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क के लिए, तो डोंट ट्राई टू सिट एंड रिमेंबर एवरीथिंग, यू शुड नो स्मार्टली किस पार्ट से कितना कितना आपको डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अगला पॉइंट जो है, जो मेरे हिसाब से अगला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पार्ट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। यहां पे 6 C's है, देयर आर 6 कैपिटल्स, दिस कैन बी अ गुड 5 मार्क क्वेश्चन। क्या क्या 6 कैपिटल है? पहला कैपिटल इज योर फाइनेंसिंग कैपिटल। बेसिकली कंपनी के पास कितना पूल ऑफ फंड्स है, फाइनेंशियल फंड्स है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अब उसके अंदर पैसा डेट इक्विटी कंपोनेंट से कितना आया, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर पूल ऑफ फंड्स एंड जो आप बिजनेस के प्रोडक्शन वगैरह में यूज कर सकते हो, एंड व्हाट इज योर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन वगैरह कितना है, इसका रिपोर्टिंग इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल रिपोर्टिंग। ये सब आपके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आता है। मैं आपको एक सैंपल रिपोर्ट लास्ट में दिखा दूंगा फॉर 2 मिनट्स ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो 6 कैपिटल्स की रिपोर्टिंग में पहला कैपिटल हो गया आपका फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। बेसिकली अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपका प्लांट एंड मशीनरी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कहलाता है। मतलब द capital that you're using in production of goods and services, for example buildings यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब आप जो यूज कर रहे हैं, these are called as your manufactured capital। मतलब ये ह्यूमन क्रिएटेड है एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। बेसिकली आप मशीनरी को यूज करेंगे, मशीनरी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड इट विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। प्रोडक्शन से ओरिएंटेड है, ह्यूमन क्रिएटेड है, दिस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन, नेचुरल कैपिटल। दिस इज योर नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली आप वाटर, लैंड, मिनरल्स, इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस काइंड ऑफ पार्ट इज कॉल्ड एज नेचुरल कैपिटल। पहला वाला हो गया फाइनेंशियल कैपिटल, फंड्स का बात हो जाएगा। सेकंड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने जो एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्डिंग्स बनाए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, वो सब आपका सेकंड कैपिटल में आ जाएगा। तीसरा नेचुरल कैपिटल, दीज आर योर नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं। नंबर 4 इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल, दीज आर योर ह्यूमन बीइंग्स, योर यू कैन से मैनुअल लेबर स्किल्स जो इन्वॉल्व होता है वो कहलाता है आपका ह्यूमन कैपिटल। सो योर पीपल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, उनका कैपेसिटी, हाउ मोटिवेटेड दे आर टू इनोवेट एंड ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल। उनका लॉयल्टी, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड सर, कैन दे अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी, बिकॉज कंपनी स्ट्रेटेजी बनाता है पर उनके लोग अगर स्ट्रेटेजी ना समझे तो प्रोडक्ट और सर्विस का आउटपुट बढ़िया नहीं आता है। देन कम्स योर सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज। बेसिकली आपके जो वैल्यूज एंड बिहेवियर है वो सोसाइटी से मैच होने चाहिए। सर, यू शुड बिकम एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। तो आपके पास एक लाइसेंस है कि हाँ आप बिजनेस चला सकते हो, आप कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं कर सकते हो। सो सर, यू शुड मेंटेन अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स। ये सब कुछ हमारा कैपिटल कहलाता है सोशल कैपिटल। बेसिकली धंधे में इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा बाकी सारे अदर कैपिटल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 6 कैपिटल्स। वन इज योर फाइनेंशियल कैपिटल, सेकंड इज योर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, थर्ड इज योर नेचुरल कैपिटल, देन इज योर ह्यूमन कैपिटल, देन कम्स योर सोशल कैपिटल, एंड देन कम्स द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट one in a lot of industries, intellectual capital. Basically how much money you are investing in research and development, innovation, human resources को डेवलप करने में कितना पैसा खर्च कर रहे हो आप। ये सब चीजें नॉर्मली कहलाती है कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल डिटरमाइन करने वाला कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इन सबसे लॉन्गर रन में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। देखो, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे पाऊंगा, ये शॉर्ट रिविजन है। डिटेल में जब लेक्चर पढ़ाया था, वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स ऑन ESG चैप्टर, जब डिटेल में हर एक चीज के बारे में ओवरव्यू दिया है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं। यहां शॉर्ट के अंदर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कशन होना चाहिए। सो 6 कैपिटल्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेट मी शो यू अ सैंपल क्वेश्चन। Look at this question number 14. It's a MTB based question. Tiger is a multinational corporation that prides itself on a sustainable business practices.
During a recent board meeting, CEO emphasized importance of disclosing not just financial performance but also the non-financial aspects. कंपनी का सस्टेनेबिलिटी टीम ने हाईलाइट किया देयर इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज रिसर्च, कैन आई से इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट हो गया, एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग सप्लाई रिलेशनशिप या सोशल कैपिटल हो गया, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इज योर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। टू एंश्योर अ वेल राउंडेड एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, कंपनी का सीएफओ चाहते हैं कि आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट करें, मतलब नॉट जस्ट एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स को भी इंटीग्रेट करना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स हाउएवर आर नॉट फेमिलियर कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, एज अ कंसल्टेंट आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो आपके इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में 6 कैपिटल आती है, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। अगर आपको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट आप देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट के आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली रिपोर्टिंग जो आज की तारीख में इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो इन कैपिटल के ऊपर ही क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। इफ यू स्पेंड 1 मिनट, इफ यू सी द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ, आपको सारा कैपिटल देखने को मिलेगा। इसमें फाइनेंशियल कैपिटल नहीं मिलेगा बिकॉज बाकी जो पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट है उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही आता, तो ये सब कुछ आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है। ये वाला जो पार्ट है इट इज अदर देन फाइनेंशियल कैपिटल। ये सब कुछ मर्ज करके एक सिंगल इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है इन टुडेस टाइम। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, जिसमें आपका फाइनेंशियल प्लस अदर कैपिटल्स को कवर किया गया है। सो कैन आई से दिस कैन बी योर क्वेश्चन ऑन 6 कैपिटल्स और 6 सीज जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का हिस्सा है। लेट्स गो नेक्स्ट। अभी के लिए ईएसजी क्या है, 3 पिलर्स क्या है, उनके एग्जांपल्स गिवन इन द बॉक्स क्या है, एसडीजीज क्या है, कितने एसडीजीज है, उनका रेफरेंस एग्जांपल्स क्या है, फिर उसके बाद आपका 6 कैपिटल्स क्या है जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का हिस्सा है। लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप सीधा आएंगे पेज नंबर 18.5, एवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया, कुछ नहीं 19 के आसपास, 2019 के आसपास सेबी ने क्या बोला, जो हमारे मार्केट कैप वाइज टॉप 1000 कंपनीज है, मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 1000 कंपनीज है उनको एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। दैट वाज इन 2019 कि भाई आपकी जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है मार्केट कैप के बेसिस पे वो रिपोर्ट देगी। वही रिपोर्ट को इवॉल्व करके आज बना दिया गया है BRSR रिपोर्ट। तो कैन आई से नाउअडेज दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स है। सो देयर आर 9 प्रिंसिपल्स गिवन बाय NGRBC, दैट इज नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। ऐसे हमको 9 प्रिंसिपल्स का रिपोर्टिंग देना होता है। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फॉर 2 मिनट्स। ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है। इस एनुअल रिपोर्ट के लास्ट में आपको देखो मिलेगा BRSR रिपोर्ट। यहाँ पे 3 सेक्शंस रहेंगे, ओवरव्यू देंगे आपको एंड 9 के 9 प्रिंसिपल्स जो आपको रिपोर्ट करने होते हैं। इस तरीके से हमें रिपोर्टिंग करना होता है। तो ये रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट जो है सेबी लेकर के आए हैं फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। अब एक तरीके से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए आज की तारीख में आप मानेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक लिस्टेड कंपनी जो है इसे कंप्लाई करता है। ठीक है, दिस इज योर इवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए दैट द रिपोर्ट इज कॉल्ड एज BRSR रिपोर्ट, जिसमें 9 प्रिंसिपल्स है। अब ये 9 प्रिंसिपल्स को भी ना कैटेगराइज किया होगा 2 इंडिकेटर्स में। ओवरव्यू आपको मिलेगा, यहां पर आइए। BRSR रिपोर्ट क्या है, इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, और थर्ड सेक्शन जो है उसमें 2 इंडिकेटर्स दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको ये तीनों सेक्शन के नाम पता होने चाहिए, बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, 2 इंडिकेटर से एसेंशियल एंड लीडरशिप इंडिकेटर्स वो पता होना चाहिए। दिस कैन बी अ गुड 4 मार्क क्वेश्चन। आने वाले 2 से 4 अटेम्प्ट के अंदर 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं इस रिपोर्ट में, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले जनरल डिस्क्लोजर देते हैं। बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्शन टू द कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, उसमें स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉइज कितने हैं, वो डिटेल देना पड़ेगा आपको। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, बेसिक एक ओवरव्यू रहेगा। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। देखिए फॉर एग्जांपल जनरल डिस्क्लोजर, कंपनी के बारे में पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आईटीसी है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, हेड ऑफिस किधर एग्जिस्ट करता है, पेड अप कैपिटल क्या है, फिर सर नीचे अगर आप आएंगे तो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, कोर बिजनेसेस क्या है। फॉर एग्जांपल व्हाट आर योर कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि है वो ऑब्वियसली एफएमसीजी को सिगरेट्स ही बोलते हैं। टेक्निकली एफएमसीजी सही है, सिगरेट्स होना ही चाहिए, बट हाँ यू नो व्हाट आई मीन राइट, जाने दीजिए। एनीवेज एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेसेस, पेपर बेस्ड बिजनेसेस, आपके प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू मिल गया आपको। फिर अगर आप नीचे आएंगे, आपके ऑपरेशंस, नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन इंडिया किधर है, आउटसाइड इंडिया कितने प्लांट्स हैं, ये आपको ओवरव्यू देना पड़ेगा। एम्प्लॉइज का डेटा देना पड़ेगा। ये सारा आपका क्या कहलाता है, जनरल डिस्क्लोजर कहलाता है। दिस इज योर सेक्शन नंबर ए। स्पेंड 1 मिनट, एक बार देखो क्या बोलता है सेक्शन ए में, जनरल डिस्क्लोजर। यहां पे कंपनी का डिटेल्स,
प्रोडक्ट सर्विसेज का डिटेल, ऑपरेशंस एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स, आपकी सब्सिडी एसोसिएट की डिटेल, दिस इज कॉल्ड एज जनरल डिस्क्लोजर। देन कम्स योर मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, मतलब आपके जो 9 प्रिंसिपल्स है ना, उन 9 प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो सर सेक्शन बी इज योर मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। दिस इज बेसिकली इन 9 प्रिंसिपल्स के लिए कंपनी ने कुछ डिटेल्ड पॉलिसीज बनाई होगी, वो पॉलिसीज का लिंक किधर है, पॉलिसीज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसका एक आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन डिटेल। उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं, कौन से प्रिंसिपल कवर करने के लिए पॉलिसी बनाया है, क्या प्रिंसिपल कवर नहीं हुआ है, कमिटीज बनाई है कि नहीं बनाई है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको गवर्नेंस एंड लीडरशिप एंड ओवरसाइट, बेसिकली देयर इज अ कमिटी कॉल्ड एज CSR एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटी। उसमें कौन कौन लोग आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन दिए, उसका ओवरव्यू देना पड़ेगा। देन कितने मीटिंग्स कंडक्ट किए गए, मीटिंग्स किस किस ने अटेंड किया है, क्वार्टरली बेसिस पे मीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल कवर हुआ है, कौन सा कवर नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट आएगा आपका सेक्शन नंबर बी के अंदर। देखो क्या बोलता है, इट कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। उसके बाद में गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप कैसा है और उनको ओवरसाइट कैसा है, उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल आएगा। बेसिकली एक लाइन लिख करके दिया है, सेक्शन बी करके होता है। एक्चुअल रिपोर्टिंग जो है वो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, उस तरीके से रिपोर्टिंग किया जाता है। देन कम्स योर सेक्शन नंबर सी, यहां पे प्रिंसिपल वाइज रिपोर्टिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन सी में फर्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या है, अब आपके सिलेबस में 9 के 9 प्रिंसिपल दिए हैं, उनका एक ओवरव्यू दिया है। अब आईसीए को बहुत मजा आता है कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर एक सिचुएशन बनाने का, प्रिंसिपल का कुछ लैंग्वेज मैच करने का, बोलेगा आपको वो तो बोलो कौन सा प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। भाई याद है, बट स्टिल आईसीए लव्स आस्किंग दिस। अनफॉर्चुनेटली इन योर न्यू सिलेबस इस चैप्टर के अंदर मर्डर कर दिया गया ईएसजी कॉन्सेप्ट का। सिर्फ 9 प्रिंसिपल है, उसमें से कोई ना कोई प्रिंसिपल उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी तक जनरली 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंसिपल पे आ चुके हैं। आई विल शो यू सैंपल क्वेश्चंस आल्सो। बचे हुए प्रिंसिपल से प्रेडिक्ट करेंगे अपन कहां क्वेश्चन आ सकता है और क्या 3-4 पॉइंट लिखना आपको बताएंगे। प्रिंसिपल में बेसिकली 2 इंडिकेटर होते हैं, एक होता है एसेंशियल इंडिकेटर जो मैंडेटरी है, मतलब यहां पर आपको कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम किस किसने अटेंड किया है, ये बेसिक डिटेल देना कंपलसरी होता है। ये बीआरएसआर की रिपोर्टिंग का पार्ट है। सो ये एसेंशियल इंडिकेटर्स इज कंपलसरी, दिस इज मैंडेटरी इन नेचर, आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा हर प्रिंसिपल को लेकर के। देन कम्स योर लीडरशिप इंडिकेटर्स, दीज आर योर वॉलंटरी इन नेचर, मतलब आपको ये डिटेल देना है कि नहीं देना है ये आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल कंपनी का ओवरऑल लाइफ साइकिल रिगार्डिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स क्या एग्जिस्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी के यूसेज को लेकर के कंपनी का डेटा डिस्क्लोजर्स देना, ये सब वॉलंटरी इन नेचर है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो सर देयर आर 2 इंडिकेटर्स। देखिए कंपनी को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देने पड़ेंगे, 2 कैटेगरी आएगी। नंबर 1 इज एसेंशियल, दिस वुड इंडिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितने कंडक्ट किए हैं, एनवायरमेंट के रिलेटेड डेटा, एनर्जी एमिशन वाला डेटा, ये मैंडेटरी हो गया। फिर आपका आ गया लीडरशिप, दिस इज लाइफ साइकिल असेसमेंट वाला डेटा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी पे डेटा हो गया, एनर्जी कंजम्पशन, सप्लाई चेन पे डेटा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज वॉलंटरी नेचर। अब वो एग्जाम में क्या करेगा पता है क्या, एक क्वेश्चन है आरटीबी एमटीबी के अंदर, कुछ इंडिकेटर लीडरशिप से उठाएगा जो ऑप्शनल होते हैं और बोलेगा कंपनी के मैनेजमेंट ने लीडरशिप इंडिकेटर को डिस्क्लोज नहीं किया, एसेंशियल इंडिकेटर को डिस्क्लोज कर दिया, क्या सही किया क्या, आपको बताना पड़ेगा। हाँ भाई सेक्शन सी के अंदर 2 इंडिकेटर होते हैं, एसेंशियल इंडिकेटर क्या है, मैंडेटरी है, लीडरशिप इंडिकेटर क्या है, वॉलंटरी है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली आपने पूरा तीनों सेक्शन एक्सप्लेन करना चाहिए, व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज मैंडेटरी, व्हाट इज ऑप्शनल, मतलब वॉलंटरी आपको बताना पड़ेगा। एक सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूं आपको रेफरेंस के लिए। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें आप मुझे पूछोगे रिवीजन करवा के कुछ आपको समझाना है, वो पार्ट है ही बहुत कम। दिस इज ओनली आई कैन टेल यू कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा प्रिपरेशन रखना, कुछ गिने चुने मिनट्स के अंदर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। देखो चैप्टर 18 क्या, क्वेश्चन 18 क्या बोलता है, अ लिस्टेड कंपनी while preparing its annual report, the company has operation in many countries and they have implemented their policies on ethics, diversity and environmental sustainability. They have taken steps to align with NGRBC policy. As a part of its BRSR submission, company provides its information to its workforce, strength, diversity, ये सब का information अपने दिया हुआ है. It also discloses data related to energy consumption, carbon emission, number of employees, सब data दिया है. However, क्या data नहीं दिया है? Life cycle assessment data नहीं दिया है, detail of biodiversity नहीं दिया है, conservation, exactly जितना आपके बुक में लिखा है ना उतना ही उठाया. देखो ये डेटा नहीं दिया हुआ है, आपको बस पता होना चाहिए ये चीज कहां लिखा गया है, लीडरशिप इंडिकेटर में, और ये क्या है, ऑप्शनल इन नेचर है. तो आपको बेसिकली आंसर में क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्शन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये तीनों बताना पड़ेगा. फिर बोलना पड़ेगा इस केस में देखो कमेंट वेदर XYZ has complied with the minimum mandatory disclosure. तो कहना इसे बोलना पड़ेगा आपको कि मिनिमम मैंडेटरी डिस्क्लोजर उन्होंने कंप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने क्या डिस्क्लोज नहीं किया है, लाइफ साइकिल वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया, बायोडाइवर्सिटी का इनिशिएटिव डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये पार्ट कहां पर आता है आपका लीडरशिप इंडिकेटर में आता है. तो सर इन्होंने मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट
फुलफिल किया है। हालांकि सेबी पता है क्या बोलता है कि आपको एज अ लिस्टेड कंपनी लीडरशिप इंडिकेटर्स भी देने चाहिए। कंपनीज लाइक आईटीसी, रिलायंस एंड ऑल, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू ऑल दीस इंडिकेटर्स। वो कभी भी मिस आउट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको 4 मार्क एग्जाम में नहीं स्कोर करना है, उनको रियल लाइफ के अंदर ये रिपोर्टिंग कंप्लाई करना है। अगर नहीं करोगे ना तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स आपने नहीं दिए हैं, पीपल कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। सो यू नो थिंग्स आर फार मोर सीरियस देयर। फॉर अस इज मोर लाइक क्या कंपलसरी है क्या कंपलसरी नहीं है, ये बेसिक ओवरव्यू आपको देके खत्म करना है। सो दीज आर योर ओवरव्यू कि बीआरएसआर रिपोर्ट क्या है, 3 सेक्शन क्या है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, आरटीपी एमटीपी में दिया हुआ है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके 9 प्रिंसिपल्स है, ये 9 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ और जनरल चीजें लिख करके दी है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अश्योरेंस इन बीआरएसआर क्या है, कुछ नहीं, पहला पॉइंट सेम लाइन है कि सेबी ने बोला है जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है आपके, उन सबको बीआरएसआर प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा। कहना इसे इस बीआरएसआर के ऊपर अश्योरेंस ऑब्टेन कर लेना चाहिए। तो अगर अश्योरेंस दिया गया ऑन दिस रिपोर्ट तो एक ईएसजी ऑडिट होगा जिससे पता चलेगा कंपनी में एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रंट पे क्या क्या रिस्क और उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। 2 स्टैंडर्ड्स बना के दिया आईसीआई ने। वन इज कॉल्ड एज SSAE, Standard on Sustainability Assurance Engagement, that is SSAE 3000, and एक standard that is called as SAE 3410. It is assurance engagement on greenhouse gas statement. जो greenhouse gases अपन ने यूज किए ना एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर हमको अश्योरेंस रिपोर्ट बना के देना होता है। कहना इसे ये 2 ऐसे अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, इन दोनों का नाम आपको आना चाहिए। अब ऑब्वियसली कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टीज होती है, आपको मालूम है। ऑब्वियसली देयर इज अ यूजर, देयर इज अ responsible party and then there is a practitioner. Can I say practitioner is the assurance provider जो आपको ये चेक करके assurance देगा। entity is the responsible party जो actually professional auditor को, chartered accountant को hire करके ये चेक करवाएंगे। and then the third party is called as users, that is your investors, regulators who are going to use this data, they are called as user। तो basically उन्होंने overview दे दिया कि हर assurance standard में 3 parties होती है, वो हमको already मालूम है। ये हमने आपको चैप्टर 8, 9, 10, 11 के स्टार्टिंग में भी पढ़ाया है, पीएसयू ऑडिट के अंदर भी पढ़ाया है, दोनों चीजें कवर वही सेम होती है। कहना इसे इसके लिए वॉलंटरी बेसिस 2023 तक का था, अब तो आपके लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी है इसके ऊपर रिपोर्ट करवाना 2024 ऑनवर्ड्स। तो 2 स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, SAE 3410 एंड SSAE 3000। दीज आर योर अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी एंगेजमेंट्स। ठीक है, बेसिक एक ओवरव्यू आपको पॉइंट नंबर 4 भी अगर आता है तो आई वुड से 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 8 हो गया। 4 पॉइंट आता तो काम हो सकता है। ओके, देन कम्स योर मेथोडोलॉजी। ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, इस पे अगर आप अश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिख करके दिया है। लास्ट एग्जाम में आईसीआई ने उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लिया। क्या किया, इसमें से कुछ 3-4 स्टेप्स को उठाया, 1-2 गलत स्टेप्स लिखे और बोला कौन सा वाला स्टेप्स नहीं होता है, वो उनका क्वेश्चन था। कोई, मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉजिक वॉजिक नहीं टेस्ट कर रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है। आपको कितना आता है उसके बेसिस पे आपने रीड अगर किया है तो आप सही आंसर चूज कर सकते हो। इधर ट्रस्ट मी, जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। गिना चुना एरियाज के ऊपर ढंग से दिमाग लगाया, सोचा, उसके हिसाब से आंसर 1-2 प्रैक्टिस किया और लिख दिया। क्या बोलता है देखो, नॉर्मली हमको पहले जो ईएसजी रिपोर्ट बनाई हुई है उसको प्रिलिमिनरी रिव्यू करना चाहिए, समझना चाहिए ईएसजी रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। फिर सर इफ नीडेड जो हमारा कंपनी का ऑन साइट है जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए, ईएसजी रिपोर्ट को इवेल्युएट करना चाहिए, एविडेंसेस मांगना चाहिए। फिर हमने हमारे हिसाब से एक असेसमेंट रिपोर्ट इशू करनी चाहिए। हमारा असेसमेंट क्या बोलता है उसका एक स्टेटमेंट बना के देना चाहिए। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट के बाद में हम मैनेजमेंट से, रिस्पांसिबल पार्टी से कुछ रिस्पॉन्सेज मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। हमें लगता है एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा आपने गलत दिया था, ये लेट्स से एनवायरमेंट रिलेटेड डेटा आपने गलत दिया था, हमें लगता है आपने डेटा कुछ और दिया है, एविडेंस कुछ और बोलता है। हम उनसे क्या मांगेंगे, क्लैरिफिकेशंस या फाइंडिंग्स के ऊपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का ट्राई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारी फाइंडिंग्स को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिशन करके रिव्यू करने के लिए रेडी करेंगे और फाइनली हमारी जो रिपोर्ट रहेगी वो असेसमेंट करने के बाद में फाइनल रिपोर्ट विद द रिकमेंडेशन सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। समझिए, ईएसजी रिपोर्ट कंपनी बनाता है, बीआरएसआर रिपोर्ट को आप गो थ्रू करेंगे, उसे आप इवैल्यूएट करेंगे, डेटा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है वो चेक करेंगे, इनकंसिस्टेंसी के ऊपर इंक्वायरी करेंगे, उनसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और फिर फाइनल रिपोर्ट विद रिकमेंडेशन बना के उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। ये सिंपल से स्टेप्स हैं। आइडियली लास्ट एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है, रिपीट होने में समय लगेगा, इतना क्रिटिकल नहीं लगता है मेरे को। ओके, एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर नए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, कॉल्ड एज सोशल ऑडिट। बेसिकली ईएसजी में जो एस वाला फैक्टर है उसके ऊपर कहना, इसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि सोशल ऑडिटर को समझाया जाए कि भाई कैसे गाइडेंस आपको देकर के
आप सोशल एंटरप्राइजेस जितने भी एंगेज्ड है उन सबको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई एक धंधे का सोसाइटी एट लार्ज पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसे आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। उसके लिए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स दिए, दीज आर कॉल्ड एज योर सोशल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इनको हम SAS बोलते हैं। एक लिस्ट बना के दी है प्योरली फ्रॉम सोशल ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार आप लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो, नथिंग क्रेजी अकॉर्डिंग टू मी। कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग अभी तक हुआ नहीं है इसके ऊपर, ना ही मेरे को लगता है आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है। कम टू द लास्ट पार्ट, टेक्निकली मतलब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स के अलावा जो बाकी मिसलिनियस पार्ट था उसका लास्ट चीज। इसमें भी क्वेश्चन आ गया है, क्या क्वेश्चन आया तो सुनिएगा। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्लाइमेट रिस्क को लेकर के आपका क्या रोल है? व्हेन यू आर डूइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर रोल रिलेटेड टू क्लाइमेट रिस्क? अब बेसिकली क्लाइमेट रिस्क एक सीरियस मैटर है, इसको अपने रिस्क असेसमेंट के दौरान कंसीडर करना, कंपनी ने क्लाइमेट रिस्क को कितना सीरियस लिया है, कंट्रोल्स कैसे लगाए हैं, इसके रिगार्डिंग लॉज का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, यह आपने कंपल्सरी चेक करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट में लिख के देना चाहिए। कुछ नहीं, रिपोर्टिंग के जो की ऑडिट मैटर हो गया, रिपोर्टिंग में जो 720 रिवाइज है, अदर इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, ईओएम वाला मैटर हो गया, वो सबका रेफरेंस दे दिया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 1 में बोलता है एज पर ऐसे 200 आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम पास। दूसरा चीज, व्हाइल अप्लाइंग 315 दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, आपने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कंसीडर करना चाहिए और कंपनी उसको कैसे एड्रेस कर रहा है वो देखना चाहिए। आजकल दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स है, वो चाहते हैं कि ऑडिटर की रिपोर्ट में क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एड्रेस करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करने के लिए हमें हमारी रिपोर्ट में क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड मैटर्स को लिखना है। तो सर हमारी रिपोर्ट में कहां लिखेंगे? नंबर 4 के बाजू में लिखिए 701 की ऑडिट मैटर के अंदर। देखो हमारी रिपोर्ट के अंदर हमारी जो वो मैटर्स जो हमें ऑडिट में सबसे सिग्निफिकेंट लगे थे एंड उनको हमने कैसे एड्रेस किया, कैन आई से इट इज डेफिनेशन ऑफ योर की ऑडिट मैटर, 701 वाला पार्ट आ जाएगा। फिर सर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर आप यूजर का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। फिर सर 720 दैट इज अदर इंफॉर्मेशन जो है क्या वो कंसिस्टेंट है, मतलब एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा दिया हुआ होता है ना, 720 क्या बोलता है, एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट छोड़ के बाकी सारा जो इंफॉर्मेशन वो क्या कहलाता है, अदर इंफॉर्मेशन। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद आवर अंडरस्टैंडिंग। तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अगर आपको लगता है वहां लिखी हुई है जो इनकंसिस्टेंट है, तो एज पर 720 हमारी रिपोर्ट में क्या कर देना, उसको इंक्लूड कर देना। इसके ऊपर आईसीए ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एड्रेस कैसे करोगे, तो आपने पॉइंट नंबर 1 2 3 फिर 4 5 6 में रेफरेंस दे दिया। 701 में आ सकता है, ईओएम में आ सकता है, या 720 द्वारा इनकंसिस्टेंसी को रिपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से मुझे लगता है 9 प्रिंसिपल्स को छोड़ करके इतना पॉइंट आपने दिमाग लगाना है। अब देखो ये 9 प्रिंसिपल से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन हाईएस्ट है। इसके अंदर भी कुछ प्रिंसिपल आ चुके हैं, कुछ प्रिंसिपल मुझे लगता है आ सकते हैं। हम अगले 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स का एक आपको ओवरव्यू दे देंगे, जिससे कि आपका पूरा ईएसजी का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट विद इन 50 मिनट्स के आसपास मेरे हिसाब से कवर हो जाना चाहिए। सो अगर आप इतना भी टाइम डिवोट करेंगे, 1 डे बिफोर द एग्जाम ऑल्सो आपका ईएसजी का पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें क्या? ओके, 1 सेकेंड। चलिए, तो 9 प्रिंसिपल्स है, 9 प्रिंसिपल्स का बेसिक मीनिंग और सबके ऊपर 3-4 पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ प्रिंसिपल में तो है ही 2-3 पॉइंट ऑलरेडी यार। सो यू शुड नो द कीवर्ड्स फ्रॉम एवरी प्रिंसिपल। इफ यू एटलीस्ट गो थ्रू दैट मच, गलती से एग्जाम में अगर सेम प्रिंसिपल क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप आंसर लिख पाओगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे हिसाब से ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, कम इंपॉर्टेंट है, फटाफट मैंने तो रेफरेंस भी दिया है कौन सा प्रिंसिपल ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा जो अभी तक नहीं आया और मुझे फिर भी इंपॉर्टेंट लगता है बिकॉज वो आरटीपी एमटीपी में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, रिपीट हो सकता है, उस तरीके से मार्किंग भी कराते जाऊंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है दैट एज अ कंपनी आपके जो एथिक्स हैं उसको लेकर के आपकी जो पॉलिसीज वगैरह वो डिटेल में बताइए। फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, दैट इज एंश्योर दैट आपके सारे एथिकल प्रिंसिपल्स उसके कंप्लायंस है। स्पेसिफिकली अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसका एडवर्स इफेक्ट अगर आ रहा है तो यूजर को बताना चाहिए। एंड सर आपकी अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली अगर कुछ गलत किया है आपने उसके लिए जिम्मेदारी लीजिए, भागने का ट्राई मत कीजिए उससे बेसिकली। तो इन सिंपल टर्म्स फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस के डिसीजंस शुड बी ओपन टू disclosures and it should be made accessible to all relevant parties. For example, आपकी जितनी भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, फैक्ट्रीज, वर्क एरियाज, यहां कहीं पर भी क्या नहीं होना चाहिए, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को क्या करवाना, अवेलेबल करवाना। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये सारी की सारी डिटेल ना कंपनी अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में सारा का सारा डिटेल देते जाएगा कि हमने क्या क्या प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, उसको किसने अटेंड किया है, किसने अटेंड नहीं किया है, सारा डिटेल में। कोई फाइन पेनल्टी हमारे अगेंस्ट में आया है क्या, वो फाइन पेनल्टी क्या है, निल है, तो हर चीज के बारे में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा डेटा अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है फिर सर,
इन केस कोई अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है नॉन कंप्लायंस से, ज्यादा ध्यान रखना इसके बारे में, तो क्लियरली ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। और आपके वैल्यू चेन में, वैल्यू चेन मतलब अगर मैं आईटीसी हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, रॉ मटेरियल कहीं और से ले रहा हूं, पैकेजिंग किसी और से करवा रहा हूं, तो आपके वैल्यू चेन में ना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला सप्लायर भी आता है, पैकेजिंग करने वाला कंपनी भी आता है। इन सब लोगों ने भी कोई नॉन कंप्लायंसेस नहीं करने चाहिए। कंपनी ने प्रोएक्टिवली अपने बियॉन्ड जाकर के जितने भी आपके सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनके रिगार्डिंग भी ध्यान रखना कि यहां पर भी किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंसेस ना हो। उन्हें भी एनकरेज करो कि वो प्रिंसिपल्स को क्या करें, फॉलो करें। बेसिकली एथिक्स को लेकर पॉलिसी बनाओ, उसको लेकर के पूरा ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोजर्स दो, कुछ अगर नॉन कंप्लायंस है, प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर रिपोर्ट करो, एंड अपने वैल्यू चेन में जितने भी बाकी थर्ड पार्टीज है उन्हें मोटिवेट करो कि आप एक अप्लाई करें। दिस इज योर प्रिंसिपल नंबर 1। नंबर 2, आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उन्हें सेफ बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ, कस्टमर्स को बताओ कि कैसे उनको यूज करना चाहिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनाते वक्त ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करो, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिससे रिसोर्सेज कम से कम यूज किए जाएं। मेक योर कंज्यूमर्स एडुकेट एंड अवेयर कि कैसे वो अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह के केस में अगर कुछ गलतियां होती है, उन्हें अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो कैसे उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। फिर सर ऐसे मेजर्स लो जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए, रीयूसेज किया जाए। ये सब तरीके के रिगार्डिंग आपने क्या बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल नंबर 2 बोलता है। फिर सर आपके जो एम्प्लॉइज है उनका वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लो जिससे कि एम्प्लॉइज का डिग्निटी, हेल्थ, उनका वेलबींग का ख्याल रखा जाए। उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंश्योर करो देयर आर पॉलिसीज। किसी भी तरीके का चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर का पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस, आई नो इट्स अ जोक, हमारे एम्प्लॉय का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंश्योर उनका टाइमली पेमेंट होना चाहिए, सैलरीज वगैरह का। उनका जो वर्क एनवायरमेंट है वो सेफ, हाइजीनिक होना चाहिए। जो राइट पॉइंट्स मैंने मार्क करके रखे हैं, इतने सिंपल है, एक बार रीड करोगे, गलती से क्वेश्चन आ गया, आप प्रिंसिपल ढूंढोगे और लिख पाओगे। प्रिंसिपल नंबर नहीं ढूंढ पाए तब भी प्रिंसिपल का मतलब लिख देने से भी आपका 4 मार्क का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। फिर सर ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करो जहां पे कोई भी हैरासमेंट, वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर सर आप अपने स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, उनके इंटरेस्ट को समझो एंड बिकम रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जाम्पल उनके स्टेक होल्डर्स को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो समय पे ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर एक ऐसा मैकेनिज्म बिल्ड करो, मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जिससे कि ट्रांसपेरेंटली हम कम्युनिकेट करेंगे विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को लेके कोई डिसीजन है क्या, हमारे बिजनेस के डिसीजन या जो 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 बिजनेस का नेचर है उसको लेके कोई अगर चेंजेस आया है, ये क्लियरली बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम ड्रीम 11 है, कोई नया बिल आ गया, उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे आ सकता है क्या। सर सिस्टमैटिकली हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उन्हें आइडेंटिफाई करके क्लियरली उन्हें हमारे ऑपरेशन के बारे में बताना चाहिए। एंड सर हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्टेक होल्डर्स को जो भी हमें रिटर्न मिला है उसका इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए धंधा बढ़िया कर रहा है, जो हमारे शेयर होल्डर्स उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। बेसिकली पैसा क्या किया जा रहा है, कंपनी में रिटेन किया जा रहा है, ऐसे मैनेजमेंट अपने सैलरी बढ़ा के पैसा बाहर निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5 ह्यूमन राइट्स को लेके पॉइंट है। एज अ कंपनी यू शुड नो वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कौन कौन से ह्यूमन राइट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है। ऐसा धंधे के अंदर कंट्रोल्स बनाओ कि ह्यूमन राइट्स आपके बिजनेस के प्रोसेस में क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। डेवलप सच अ मैनेजमेंट सिस्टम जिससे कि ह्यूमन राइट्स को हमारे बिजनेस के प्रोसेस में क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि कोई तरीके का नॉन कंप्लायंस हो ही नहीं। हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इमीडिएट कम्युनिटी है, कंज्यूमर्स है, कोई से भी लोग है जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, उनके ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे 1 to 5, इसमें आप जब रिवाइज करेंगे आप प्रिंसिपल 2 पढ़ें, प्रिंसिपल 3 पढ़ें, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिंसिपल 5 पढ़ें। आप 1 और 4 को इग्नोर कर सकते हो। देन कम्स योर प्रिंसिपल नंबर 6, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन को लेके पॉलिसीज होनी चाहिए। तो कंपनी में ऐसे पॉलिसीज होनी चाहिए, क्लियरली प्रोसेस होनी चाहिए जिससे हमारा बिजनेस का क्या इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे ये हमें पता रहे। हमने नेचुरल रिसोर्सेज का, मैनमेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना चाहिए। पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का ट्राई करना चाहिए, वेस्ट जनरेशन वगैरह को अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए। हमने ट्राई करना चाहिए जिससे कि हम रीयूज कर पाए, रिसाइकल कर पाए, मटेरियल का कम से कम डैमेज करें। एंड सर वी शुड लुक फॉर मोर एंड मोर एवेन्यूज जिससे हम एनवायरमेंट का डैमेज रिड्यूस कर सकें और एनवायरमेंट को इंप्रूव कर सकें। बिकॉज ओवरऑल सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब नॉट टुडेज ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फ्यूचर इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर प्रिंसिपल नंबर 7, दिस इज योर इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। बेसिकली धंधा जो आपका बिजनेस है ना, ये
पब्लिक के आईज में एंड रेगुलेटर के आईज में हमेशा काम करता है। तो आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या गवर्नमेंट अथॉरिटी की जो पॉलिसीज है उनको डायरेक्शन कौन देता है? बिजनेसेस देते हैं। तो एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बनो, इस तरीके से गाइड करो कि बढ़िया पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाए, पॉलिसीज में अगर प्रॉब्लम है उसे इंप्रूव किया जाए। तो सर हम चाहते हैं होलिस्टिकली एट अ ब्रॉडर लेवल कंपनी ने सोचना चाहिए कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर, या कोई पॉलिसी सही है उसको एडवोकेट करना, मतलब सपोर्ट करना। तो आपने क्या करना चाहिए? बहुत सारे ट्रेड ग्रुप्स बनाने चाहिए, एसोसिएशंस बनाने चाहिए, इंडस्ट्री चैम्बर्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम ये पॉलिसी को बढ़िया से फॉर्मुलेट करने में मदद कर सकते हैं। सर हमारा काम ये होना चाहिए कि हम फेयर कंपटीशन को प्रमोट करें, ह्यूमन राइट्स अब्यूज वगैरह को अवॉइड करें, इस तरीके के एट अ कंट्री लेवल पॉलिसीज बनाए जाए और उनको आप सपोर्ट करें। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रिंसिपल नंबर 7। 8 ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि बेसिकली आप कैसे प्रमोट करोगे कि आपका जो ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट है सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको फायदा मिलना चाहिए। सीएसआर एक्टिविटीज वगैरह आ जाएगा आपका। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक नई टाउनशिप बना रहे हो, वहां रहने वाले लोग हैं उनको आप हटाने का ट्राई कर रहे हो, तो इस तरीके का एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो कहना इसे हमने क्या ध्यान रखना है, हमारा जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इंपैक्ट करता है, तो उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट अगर गलती से आ रहा है तो उसे ढूंढो और इमीडिएटली उसके ऊपर क्या लो, एक्शन लो। ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाओ। कैसे क्रिएटिव प्रोडक्ट? जिससे एनवायरमेंट का डैमेज कम से कम हो पाए, टेक्नोलॉजी लोगों को फायदा दे पाए। सर सीएसआर एक्टिविटीज ऐसी बनाओ जिससे कि उस लोकल एरिया की जो प्रायोरिटीज है वो इंपॉर्टेंट मानी जाए। मतलब डोंट टॉक अबाउट सेंट्रल लेवल ऑल द टाइम। एज अ बिजनेस आपका जो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सबसे प्राइमा फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपकी वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का रिलोकेशन नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। एंड सर जो रेस्पेक्ट आसपास के लोग हैं, लेट्स से लोकल आर्टिशियंस हैं, उन लोगों ने काम करके आपको बढ़िया प्रोडक्ट का डिजाइन बना के दिया, बाद में आप प्राडा को डिजाइन बेच रहे हो चप्पल के लिए फॉर एग्जांपल। तो इन सिंपल टर्म्स लोकल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस के पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट है उन तक पास होकर के जाना चाहिए। तो हम लगेगा कि आप सिर्फ खुद का ग्रोथ नहीं देख रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, नॉट ओनली योर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन एल्स। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। प्रिंसिपल नंबर 8। लास्ट वन, प्रिंसिपल नंबर 9, कंज्यूमर को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू देना। ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। बेसिकली इंश्योर करो कि आप ट्रांसपेरेंटली अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ यूजर को बताओ। ये प्रोडक्ट का अच्छा पार्ट क्या है, बुरा पार्ट क्या है, सोसाइटी को इंपैक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा। क्लियरली ट्रांसपेरेंटली यूजर को सब कुछ आप बताओ। यूजर का जो डेटा है उसको प्लीज बाकी लोगों को बांटो मत, वरना लोग उस डेटा का गलत इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमेटली यूजर को नुकसान होगा। सर कंज्यूमर को बताओ कैसे सेफली रेस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, कैसे उसको डिस्पोज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदते वक्त, गाड़ी हर कोई बेच रहा है, पर गाड़ी को स्क्रैप कैसे करना है उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कंपनी ने वो इंश्योर करना चाहिए। फिर सर कोई ऐसे एडवर्टाइजिंग मत करो, जैसे एक्स का डिओड्रेंट वगैरह बनाते रहते हो, या मेन विल बी मेन ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते रहते हो, विच इज फनी फॉर सर्टेन सेट ऑफ पीपल, बट एक्चुअली में दे आर मिसलीडिंग, दे आर कंफ्यूजिंग, दे आर एक्सपोजिंग कंज्यूमर टुवर्ड्स अ माइंडसेट विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट माइंडसेट। इस तरीके से आपने एक तरीके से प्रिंसिपल नंबर 9 को फॉलो करना चाहिए। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर आप मुझे पूछोगे, मैं बोलूंगा प्रिंसिपल नंबर 2, 1 को इग्नोर करना, 2 ही ढंग से पढ़ना डिटेल के अंदर, बाकी सब एक बार पढ़ा लेना। मेजर फोकस का होना चाहिए 2, 3, 5 जो एनवायरमेंट वाला ह्यूमन राइट्स वाला पार्ट है आपका। फिर आप 6 ह्यूमन एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़ना। फिर आई वुड से 7 पढ़ सकते हो, इतना क्रिटिकल नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, बट इसमें 3 ही पॉइंट है तो मेरे को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लगता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 8 ऑलरेडी आ चुका है, 9 पे फोकस करना। तो बेसिकली 9 हो गया आपका, उसके बाद आपका नंबर 6 एंड 5 हो गया, दे आर इंपॉर्टेंट। फिर आपका नंबर 2 एंड 3 हो गया। इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल के ऊपर। आप अगर लास्ट 5 आइटम के क्वेश्चन निकाल के देखोगे, प्रिंसिपल लिखा हुआ रहेगा, प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, उस पर 4 पॉइंट लिखने हैं। आईसीआई से क्या अचीव कर रहा है ये मैं कुछ नहीं बोल सकता है, पर मैं आपको बता सकता हूं ईएसजी एज अ कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। मतलब 2018-2019 में जब ईएसजी का रेलेवेंस बढ़ना शुरू हुआ, ईएसजी बेस्ड इन्वेस्टिंग बढ़ना शुरू हुआ, आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव यू ज्ञान। When you watch regular lectures, be very very serious. This 40-50 minute the objective is just to tell you एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये वर्ड आपका रिवाइज हो जाए। खुद से पढ़ना मुश्किल हो सकता है, so maybe these 40 minutes can become useful for you. इससे वैल्यूडेशन आपके लिए हो सकता है। That's all from my side on chapter number 18. मेरे हिसाब से ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए उन पे फोकस करना, फिर इंडिविजुअली 6 C's वाला जो पार्ट है उस पे फोकस करना, फिर BRSR के अंदर सेक्शन ABC क्या है उसके ऊपर फोकस करना, उसके अंदर मैंडेटरी इंडिकेटर्स क्या है, ऑप्शनल इंडिकेटर्स क्या है, दैट इज योर लीडरशिप इंडिकेटर्स एंड एसेंशियल इंडिकेटर्स, वो आपको पता होना चाहिए। इतना अगर मेजर आपने फोकस कर लिया, 2 अश्योरेंस एंगेजमेंट्स कौन से हैं, SSAE वाला और SAE 3410 वाला एंगेजमेंट, वो अगर आपको आता है तो शायद आप आराम से एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो एड्रेस कर पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड
side. I hope this short summary of this chapter number 18 will be helpful to you for your revision purposes. This is not the complete coverage of detailed concept. This is purely exam focused summary. That's all from my side. Thank you guys. Bye bye.